नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गेहूं की बेहतर उपज के लिए करें पानी और खाद की सही व्यवस्था। ब्रिक ब्रीड विधि से कम खर्च में करें आलू की खेती। और दलहनी फसलों की दौनी के लिए करें शक्ति चालित थ्रेसर का इस्तेमाल। गेहूं की फसलों के साथ खरपतवार का निकलना आम बात है, लेकिन अधिक मात्रा में निकलने वाले खरपतवार से पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गेहूं की बेहतर उपज के लिए सही समय पर पानी देने के साथ खाद की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके अलावा बेहतर उपज के लिए जानकारी लेते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह से। 20 से 25 दिन का जो समय होता है वो बहुत ही क्रांतिकारी अवस्था होती है, बहुत क्रांतिक होती है। अगर उस समय आप पानी की व्यवस्था अच्छी करते हैं, उस समय अगर आप जो है खाद की पहली जो है वो डोज दे देते हैं, जो हम ऊपर निवेश करते हैं उस नाइट्रोजन के, और साथ ही साथ खरपतवार की मात्रा को नियंत्रण कर देते हैं, तो जो है जो भी हम ये प्रबंधन करते हैं, जो भी हम ये जो इनपुट देते हैं, जो भी हम उसमें लागत लगाते हैं, उससे हमको आगत अच्छी होगी। नहीं तो जो भी चीज़ें देगी वो चीज़ें खरपतवार भी लेती हैं, और किसके उस पर लेती है, खरपतवार की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी जो मेन फसल होती गेहूँ उसकी जो है भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। मसूर की खेती हल्की और ऊपरी भूमि से लेकर धनहर क्षेत्रों के खेतों में भी की जा सकती है। इसकी पहली जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाया जाता है, जिससे खेत समतल हो जाता है। किसान भाइयों, कंदे की बुआई के लिए इसे नर्सरी में आम विधि से तो आप इसके बिचड़ों को तैयार करते ही होंगे। इसके अलावा ईंट पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसे ब्रिक ब्रीड विधि भी कहा जाता है। इस विधि से आपको कम पानी और लेबर की उपलब्धता में भी बेहतर उपज मिलेगी। आइए जानते हैं इस विधि के बारे में आलू अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक शंभू कुमार से। हम लोगों ने एक नई तकनीक का इजहार किया है और वह है ब्रिक बेड मेथड। नॉर्मल मेथड से हट करके है, और इसमें क्या करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्रिक बेड मेथड है। इसमें जो है हम पहले एक पॉलीथीन जो है वो 10 बाई 10 का ले लेते हैं, और उस पॉलीथीन को नीचे हम बिछा देते हैं समतल ज़मीन करके, और उस ज़मीन में हम क्या करते हैं कि ईंटें को बिछा देते हैं, और उस दो क्यारियों के बीच में नाली छोड़ देते हैं, और इस तरह से नाली जो पानी पटाने के लिए आवश्यक होता है, और इस तरह से हम चैनल बना दिए और ईंटें को बिछा देते हैं, और ये ईंटा फ्रेश होता है, जिससे कि आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो ये मिट्टी क्या होता है कि ये मिट्टी जो नमी जो है, ये पानी जो है वो शोषित करते हैं, और ये सक्शन मेथड के आधार पर जो अवशोषित करके ये ईंटें और मिट्टी ऊपर जो हम इसमें गोबर का खाद जो है और मिट्टी मिला करके ऊपर भर देते हैं, और इसके ऊपर भर देने से क्या होगा कि वो मॉइस्चर ले लेगा, और मॉइस्चर लेके वो हल्का वो नमी उसमें पर्याप्त रहेगी जितनी ज़रूरत है, ओवर नमी नहीं होगी। और इस तरह से उसके ऊपर हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या हम जिसको कोकोपीट कहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करके इसके ऊपर छीट देते हैं, और कम से कम 2 सेंटीमीटर का जो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर का हम इसमें लेयर बना लेते हैं, और उसके ऊपर जो है अंकुरित हम टीपीएस के बीज को हम छीट देते हैं। और इस तरह से हमारा क्या है कि इसमें जो जर्मिनेशन होता है, जैसे ये देख रहे हैं बगल वाले में, इसमें लेट हम छीटे हैं, और इसके बाद जो है आपको इसमें जो है वो अंकुरन इस तरह से होता है, और इसमें 1 ग्राम बीज प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से या 2 ग्राम बीज प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से छीट देते हैं। और इस तरह से इसी को जैसे जैसे पौधे ऊपर आते हैं उसी तरह से वो वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट को ऊपर से छीटते जाते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे जो ये हमारी जो ये ज़मीन है, ये मिट्टी के ईंटे के ऊपर उसकी सतह मोटी होती चली जाती है, और उसमें इस पौधे से कंद बनते हैं, और इस 1 स्क्वायर मीटर में 2 किलो से 2.5 किलो जो है कंद पैदा होते हैं। इसमें जो कंद मिलेंगे वह 2 से 2.5 किलो के प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलेंगे। यह 2 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक के कंद इसमें प्राप्त होते हैं, और इनका हम अगले साल ग्रेडिंग करके और इसका हम रोपाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ति चालित थ्रेसर गेहूं फसल के दौनी के लिए प्रचलित मशीन है। इसके साथ ही धान एवं दलहनी फसलों की भी दौनी की जा सकती है। इस मशीन की कीमत लगभग 60,000 रुपये होती है, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर।
जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। गंदा 12 रुपये किलो बिक रहा है, मूली 10 रुपये किलो, गाजर 24 रुपये, शिमला 40 रुपये, धनिया 20 रुपये किलो बिक रहा है। मटर 40 रुपये केजी, आलू 80 रुपये पसेरी, प्याज 130 रुपये पसेरी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। किसान भाइयों, सरसों हमारे प्रांत की मुख्य तिलहनी फसल है। रबी का मौसम चल रहा है। जाहिर सी बात है, आप में से अधिकांश किसान भाई सरसों की खेती कर रहे होंगे। वैसे तो अच्छे उत्पादन के लिए इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे फसल में लगने वाले कीट व्याधि और उसके प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री सुजीत नाथ मलिक जी, जो पौधा संरक्षण मीठापुर फार्म में उप निदेशक हैं। नमस्कार सर। सर, आज सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जब सरसों की फसल खड़ी होने लगती है, बड़ी होने लगती है, उस समय सबसे पहले कौन कौन से कीट का आक्रमण होता है? कृषक बंधुओं, अभी 2-3 स्टेज में अभी आपकी तेलहन की फसल सरसों लगी हुई होगी। कहीं कहीं अभी लगाए जा रहे होंगे, जहाँ पर कि धान की कटनी बाद में होती है, लेट से होती है, वहाँ पर अभी वो लगाया जा रहा होगा। और कुछ स्थानों पे अभी फूल की अवस्था में है और कहीं कहीं वो फलन की अवस्था में भी आ गया है। तो जो पूछा गया कि अभी कौन कौन से कीट व्याधि लग सकते हैं, तो वहाँ पर 4 कीट जो है, 2 कीट, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा मुख्यतः है कि सॉ फ्लाई, एक कीड़ा है, सॉ फ्लाई लगता है। दूसरा लगता है उसमें एफिड जिसको कहते हैं हम लोग, और 2 बीमारी हो गई, अल्टरनेरिया ब्लाइट और रस्ट। ये 4 चीज़ जो है अभी प्रमुखतः आपको सरसों की खेत में नजर आएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सर, अभी आपने सरसों फसल में लगने वाले कीट के बारे में बताया, लेकिन इसके बाद बहुत से रोगों का भी आक्रमण सरसों की फसल पर होता है। तो वे कौन कौन से रोग हैं जिनसे किसान भाई अपने फसल को बचाना चाहेंगे, साथ ही उनके क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं सर। कृषक बंधुओं, जैसा मैंने बताया कि 2 कीट उसमें बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और 2 बीमारियां लगती हैं।
लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एफिड पर। एफिड आप उसको बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं। इस मौसम में जब हल्का सा भी ये धुंधलापन हटेगा, सूरज की थोड़ी सी रोशनी निकलेगी, तो देखिएगा कि आपके शरीर पर एफिड जो है आ जाते हैं। और एफिड बहुत साधारण कीड़ा है जो फसलों के खास करके सरसों में वह बैठ करके उससे वो रस पीते रहता है, और रस पीने के बाद उसके जितने भी वो हैं उसका रस निकलने के बाद उसमें फूल और फलन एकदम नहीं हो पाता है। तो यह बहुत साधारण कीड़ा, लेकिन है बहुत खतरनाक। उसका सबसे प्रमुख गुण है, क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि वह पौधे के शरीर से, पौधे के तने से पूरा रस चूस लेता है। और ख़तरनाक इस तरह से होता है कि इसका फेवरेबल मौसम जहाँ आती है उस पर वह पार्थेनोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है विज्ञान की, जिसमें वह उसकी बच्चे अपने आप बढ़ते हैं। नतीजा होता है उसकी संख्या जब आप देखेंगे 2 या 3, कभी कभी देखेंगे अचानक उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस के गुण के कारण बिना मेल फीमेल के मेटिंग हुए ही वह अपने आप अंडे देती है और उसकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए उसके नियंत्रण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को अभी प्रबंधन करना चाहिए। तो जहाँ तक हम लोग प्रबंधन करते हैं, तो एफिड के प्रबंधन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि छोटा सा जो एक डिब्बा आता है, डिब्बा जो घर में आप जिस डिब्बे को आप फेंक देते हैं, जैसे दूध का डिब्बा हो, मोबिल का डिब्बा हो, या बच्चों जिस पर कि लिखते हैं तख्ते पर, आप उसको पीले रंग पर वो आकर्षित होता है। आपको पीले का चिपचिपा फंदा बनाना होता है। हम लोगों ने बहुत से ऐसे ट्रायल किए हैं, लोगों को बताए हैं। कई जगह पौधा संरक्षण के स्टॉल में आप देखते होंगे कि पीले रंग के डिब्बे या पीले रंग के तख्ती लगे रहते हैं। आप उस तख्तियों को पीले रंग से खूब बढ़िया से रंग लें, और आपका जो जिस स्टेज का क्रॉप है उस क्रॉप से एक बीत ऊपर उस डिब्बे को आप लगा दें। साथ में क्या करें, ऊपर में उसका पीलापन रहे इसलिए ऊपर से क्या करें, उजले रंग की ग्रीस वह लगा दें, या कोई सा भी तेल जो घर में आप यूज़ करते हैं उसको लगा दें। आप देखेंगे क्या कि जितने भी एफिड हैं वो सारे एफिड आपके डिब्बे पर आ जाएंगे। इससे उसका वह नियंत्रण हो जाता है। आप देखेंगे दूसरे दिन जब आप पोछेंगे तो देखेंगे पूरा काला काला उस पर लगा हुआ है, माहू लगा हुआ है। एफिड जिसको कहते हैं या माहू कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा इनको बोली जाती है। वहाँ जब उसको हटाएंगे तो देखेंगे चिपका हुआ, उसको हटा दीजिए। दूसरे दिन फिर उस पर तेल लगा दीजिए, चिपचिपा बना दीजिए ताकि उस पर आकर के वो फंसे। एक बात ये है जिसका कि हम लोग को जो सबसे प्रमुख जो हम लोग को इसमें सरसों फसल में ध्यान रखना, इस चीज़ के ध्यान रखना है इस कीट के प्रबंधन के लिए। कृषक बंधुओं, इसके अलावा, इस एफिड के अलावा आपके पास एक सॉ फ्लाई आती है, जिसको सॉ फ्लाई कीड़ा होता है, जिसको देखेंगे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि देखेंगे कि आप पत्तों को वो काटते रहती है। उसके भी प्रबंधन की आवश्यकता है। और जहाँ तक हमारे पास जो बीमारी होती है, जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, उसको आप जब देखेंगे तो पत्तों पर वह कत्थई रंग का एक भूरा दाग बनेगा, और जब उसको ध्यान से देखेंगे तो बीच में लगेगा जैसे कि राख नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम लोग एस कलर कहते हैं। इस तरह से देखने से आप समझेंगे धीरे धीरे वो सारे जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो आपस में मिलते हैं और उसका क्षेत्र जो है वह बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से अल्टरनेरिया के चलते ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरी व्याधि जो रस्ट आती है उसमें आप देखेंगे रतुआ रोग जिसको कहते हैं, पत्तों पर देखेंगे ऊपर में भूरे रंग का पूरा कोटिंग हो जाता है, और उसको देखिएगा कि आप वो पूरे पत्ते आपके जले हुए या झुलसे हुए नजर आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया,
हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत अच्छा अभी आपने बताया सर कि अगर प्राकृतिक रूप से कीट और व्याधियों का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो वैसे में हमें रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से कीटनाशी हैं जिनका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं? किसान बंधुओं, आपको 2-3 बातों को बहुत मुख्य तरह ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है क्या, जब भी आप खेत में जाते हैं तो उसकी आप संख्या देख लें कि किसकी कितनी संख्या है। यदि वह एफिड बहुत ज़्यादा की संख्या में है और शत्रु कीट मित्र कीट हमारे कम हैं, तब आप सीधे आप उसके प्रबंधन पे जाइए। आप प्रबंधन में जाएं तो पहला आप डिब्बे को लगा दें या तख्ती को लगाएं पीला रंग का, जिस पर कि वो सारा आकर्षित हो जाता है, वहाँ वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप कोई भी कीटनाशी, जैसे कि कोई भी कीटनाशी यदि आप उसको स्प्रे करते हैं, जिसको कि हम लोग साधारण तरह से मिथाइल पाराथियान ही लें, मिथाइल पाराथियान जो होता है वह डस्ट पाउडर में यदि यूज़ करेंगे तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम उसको छिड़काव करेंगे या उसको आप लिक्विड फॉर्म में लीजिएगा तो उससे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। या साधारण तरीके पर आप इमिडाक्लोरपिड ले सकते हैं, जिसका कि डोज होगा 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यदि उसको स्प्रे करेंगे तो वहाँ वह बात सुनी जाएगी। इसी तरह जब हम लोग प्रबंधन में आते हैं, इससे क्या होगा, आपको लाही के अलावा, लाही कीट के अलावा आपको जो सॉ फ्लाई लगे हुए हैं, आरा मक्खी जिसको कहते हैं, उससे भी आपको नियंत्रण होगा। तो किसी एक कीटनाशी का आप उसको स्प्रे करेंगे, स्प्रे कर लेंगे। साथ में जब बीमारी लगती है जिसको कि हम लोग कहते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट या रस्ट, उसके लिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं मैंकोजेब, जो बाजार में डाइथेन या अलग विभिन्न कंपनियों के द्वारा विभिन्न नामों से मिलता है। तो मैंकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से यदि आप छिड़काव करते हैं तो इन सभी चीज़ों के द्वारा आप अपने बीमारी से, जो उसमें पौधों में जो बीमारी लग रही है, अल्टरनेरिया ब्लाइट और रस्ट लग रही है, उससे आप प्रबंधन कर पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि स्प्रे जो है वह ढंग से हो, हर एक लाइन में हो। और स्प्रे हम लोग खास करके पानी की मात्रा पे भी कभी कभी किसान कंफ्यूज करते हैं कि किस मशीन में कितनी पानी हम दें, तो वह मशीन पर निर्भर करता है। और हमारा जो नैपसैक मशीन है उसमें 15 लीटर की कैपेसिटी आती है, उसमें आप वह दवा नियत मात्रा में लगाएं और उससे आप नैपसैक से स्प्रे करें, तो आपको प्रबंधन में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे आप निजात पाएंगे। अभी हम लोग सर कीट व्याधियों के प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो उसमें अपने रासायनिक कीटनाशियों के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसके अलावे वे कौन से जैव कीटनाशी हैं जिसका प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं सर? किसान बंधुओं, जहाँ तक जैव कीटनाशी की बात है तो इसके प्रबंधन के लिए जो भी उसमें सॉ फ्लाई वगैरह लग रहा है, उसके प्रबंधन के लिए मेटेरिजियम जो आती है बायोपेस्टिसाइड, जैव कीटनाशी जिसे कहते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें उसका मात्रा होगा 4 ml प्रति लीटर पानी में। इस डोज से यदि आप उसको करेंगे तो इससे हम निजात पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जैव और ये रासायनिक दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करें। जब भी करें या तो जैविक करें या रासायनिक करें, इससे आप उसको मिक्स नहीं करें। और इस हिसाब से आप उसको पानी की मात्रा पर ध्यान रखेंगे और कंप्लीट फील्ड में उसको स्प्रे लेंगे, इससे आप कर सकते हैं। और खास करके अभी जो फसल जो फूल लग गया या जो फलन अवस्था में आ गया है, तो सरसों में बहुत प्रमुख बात होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यदि वह समय पर गया होगा तो वह न उसमें लाही की परेशानी होगी, न वातावरण का परेशानी हो। जो आज के समय में वातावरण है, टेम्परेचर गिर रहा है, चारों तरफ कुहासे लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में आप मैंकोजेब का स्प्रे जरूर करेंगे सुरक्षात्मक के तौर से, ताकि अल्टरनेरिया ब्लाइट या रस्ट की जो समस्या आती है वह समस्या ना आ पाए। किसान भाइयों, आप रासायनिक कीटनाशी और जैव कीटनाशी का एक साथ प्रयोग न करें। साथ ही यदि आपने अपने सरसों की फसल समय पर लगाई है तो उसमें इस तरह की प्रबंधन की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। सर, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों दी, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है कृषि आधारित लोकगीत एवं नृत्य।
जाजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी आइल बहार नया साल के आइल बहार नया साल के सुनो ए जीजाजी सुनो ए जीजाजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी। क्या जमाना आ गया, लोग दहेज देता है, हमारे से दहेज मांग रहा है। ऐसा दुलड़ुआ तो हम आज तक न देखनी न सुनी। पिछले साल तू कहला जीजा बेल बटम देवे के जनवरी से ललचल मनवा बेल बटम पहने के देखला बेल बटम पहनवा अरे पिछले साल तू कहला जीजा बेल बटम देवे के जनवरी से ललचल मनवा बेल बटम पहने के जीजा हो जा राजी जीजा हो जा राजी तो का करी है काजी का करी है काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी सुखले रही 1 जनवरी बेल बटम बिन काजी। फलों व सब्जियों की सतह से हानिकारक रसायनों के अवशेष दूर करने के उपाय। फलों व सब्जियों को मुलायम ब्रश से 5 से 10 सेकंड तक रगड़कर अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, तभी खाएं। फलों व सब्जियों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। पत्तेदार सब्जियों की बाहरी परत हटाकर उनका प्रयोग करें। छीले जा सकने वाले फलों व सब्जियों को छीलकर ही इस्तेमाल करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ब्रोकली, बीन्स आदि सब्जियों को नमक मिले गर्म पानी से धोएं। फलों व सब्जियों को साफ करने के लिए किसी प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट अथवा रसायन का प्रयोग बिल्कुल न करें। फलों व सब्जियों के सड़े गले अथवा चोट लगे हिस्से को हटाकर ही उनका प्रयोग करें। सब्जियों के इस्तेमाल से पूर्व 1-2 मिनट तक उन्हें उबलते पानी में रखने से रसायनों के अवशेष धुल जाते हैं। छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों को साफ करने के लिए 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग करें। 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच सफेद विनेगर या सिरका के घोल से भी फलों को साफ कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।